बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, आज किसी दोस्त ने कहा कि हमें नहीं लगता कि आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो मैं आपको ना एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूं। ये 2019 की बात है। नवाज शरीफ साहब ताज़ा लंदन आए। उनके प्लेटस कभी ऊपर होते कभी नीचे होते और एक डील के नतीजे में लंदन यात्रा नवाज शरीफ साहब ने की। 2020 के अंदर नौकरी के दरवाजे मेरे ऊपर बंद कर दिए गए और 2019 में जो रिपोर्टिंग लंदन से हो रही थी, बताया जाता कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। हमने इनकार कर दिया। जो कानों में सरगोशियां की जाती, जो हमें सवाल लिखकर, जो फरमाइशी सवालात थे, मनपसंद सहाफ़ी समझकर कहा जाता कि शायद हम भी वो सवालात जो हैं जो इनके मनपसंद सहाफ़ी से पूछते हैं हम भी पूछेंगे। तो जब हमने इनकार कर दिया तो टेक्निकल तरीके से हमारी नौकरी हमारे से छीन ली जाती है। तो फिर मैंने उस दिन ये तहिया कर लिया कि आज के बाद मैं पाकिस्तान के किसी भी टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करूँगा। और ये जो सफ़र बहुत सारे सहाफ़ी आज जिस मंजिल की तरफ वो गामजन हैं, उनकी नौकरियां छीन ली गई, यानी 2025 में, 2024 में। तो इस सफ़र को हमने 2019 में शुरू कर दिया था। जब पहली मर्तबा मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो मैंने अपने तमाम दोस्तों को फ़ोन करके ये बताया था कि 500 लोग ऐसे हैं जो हमें सुन रहे हैं लंदन से और वो जानना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं और ये जो बयानियाँ पाकिस्तान में मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए खड़ा किया जा रहा है, इसका तोड़ क्या है। तो सर, ये 2019 में हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। कौन जानता था कि 500 सब्सक्राइबर्स और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 लाख का टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं। और फिर व्यूअर्स, ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, 2 टॉक के ऊपर भी हमने तकरीबन 3 लाख सब्सक्राइब जो हैं वो अचीव किए और इस सिलसिला अब हमारा आगे बढ़ रहा है। इंशाल्लाह कंटेंट के अंदर वैरायटी भी हम लेकर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्टोरीज भी हैं और सहाफ़त की दुनिया में ऐसी ऐसी स्टोरीज मैंने यहाँ से ब्रेक की हैं। कभी आपने सुना कि किसी यूट्यूब चैनल के किसी एक खबर के ऊपर हमारे मुल्क में कोई जुडिशल कमीशन बना दिया जाए? ब्रॉडशीट का जो स्कैंडल आया उसमें मुशर्रफ साहब के ज़माने में क्या कुछ होता रहा और पाकिस्तान की हुकूमत क्या करती है, इमरान खान की इंटरेक्शन इस पूरे मामले में क्या रही। और फिर शेख अहमद सईद जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने एक कमीशन को हेड किया। आपने खबरें इससे पहले कभी सुनी कि किसी यूट्यूब चैनल में वो साजिश जो पाकिस्तान में तैयार की जा रही थी, लंदन में उसको अमली जामा पहनाया गया, उससे भी हमने पर्दा उठाया। राना शमीम की स्टोरी और वो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको कई दिन तक नजर आई। और अगर उस वक्त ये अदलिया ये कामयाब हो जाते ना राना शमीम वाले मामले में, तो आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है शायद बहुत पहले हो चुका होता। और राना शमीम की स्टोरी को बेस बनाकर ये पाकिस्तान की अदलिया पर हमलावर होना चाहते थे, लेकिन उसके ऊपर हमेशा के लिए हमने फुल स्टॉप लगाया और उनकी इस साजिश को बेनकाब किया। हुकूमत पाकिस्तान ने, मुझे अच्छी तरह याद है जी कि उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब के ऑफिस से मुझे कॉल भी आई कि क्या आप अतर मिर्ला साहब की अदालत में पेश होंगे, अगर आपको बतौर गवाह बुलाया जाए। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप बुलाएं, हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन साजिश जो तैयार हुई उस वक्त पाकिस्तान में कुछ लोगों की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इसका ड्रॉप सीन भी हो गया। तो 500 से 7 लाख का सफ़र हमने ऐसे नहीं तय किया, यह आप लोगों का एतमाद था, मेहनत थी हमारी। और व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा कि एक ट्रेंड सेट किया इस प्लेटफॉर्म ने, इरफान हाशमी ऑफिशियल ने, कि ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसी खबरें जो स्क्रीन पर आएँ, सोशल मीडिया पर आएँ और फिर वो रुक जाए स्क्रीन। और अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन तक ये इशूज़ जो हैं वो आपकी स्क्रीन तक रहे और ये इसी तरह सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मज़ीद प्लेटफॉर्म्स ये हम बना रहे हैं और मकसद क्या है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, कम्युनिटी जर्नलिज्म आप तमाम दोस्तों के सामने, क्वालिटी जर्नलिज्म जो है वो हम लेकर आए। आज जो प्रॉब्लम्स पिछले 5-6 सालों से जिसका हम सामना कर रहे थे और मैंने उसको ब्रेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब को भी इसी किस्म की पाकिस्तान में मखसूस हलकों की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं इसका सामना करना पड़ा। इमरान खान के केसेस रिपोर्ट नहीं होते। इमरान खान के केसेस रिपोर्ट होना तो दूर की बात है, इन्हें अदालतों में फ़िक्स भी नहीं किया जाता, समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं किया जाता। और आपने बंद कमरों के फ़ैसलों को अदालतों पर लागू किया और अदालतों को भी बंद कमरों में मुंतकिल कर दिया। अडयाला में इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं मिलती, मखसूस सहाफ़ी जाकर मखसूस बयानियाँ बनाते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर एक जो टेस्ट केस है ना, आप उठा कर देखें, और ये जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है, ये एक ऐसा सफ़र है, इसमें आप तमाम दोस्तों का हमें साथ क्यों चाहिए। इमरान खान का एक केस है जी पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से। आज पाकिस्तान के किसी एक मीडिया ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट को इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया कि इमरान खान का क्या जवाब था।
वहां पर क्या रिपोर्ट होता है कि इमरान खान ने एक बार फिर टीम को इनकार कर दिया कि जाओ मैं नहीं करता। हालांकि ये बात नहीं थी। खान साहब क्या कहते हैं, जो लॉजिक पेश की गई इमरान खान की तरफ से, इसे हर पाकिस्तानी को क्यों सुनना चाहिए और इमरान खान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की है और सलमान सफदर प्रोफेशनली उनको हायर किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी कि 2 साल के बाद आपने एक इमरान खान से एक ऐसे टेस्ट का सवाल किया जिसके बारे में आपको लाख मरतबा सोचना चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने जब भी माइक पकड़ा है तारीख ही मांगी। प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का पॉलीग्राफ टेस्ट का हुक्मनामा अदालत में पढ़कर सुनाया। इस फैसले में बहुत सी बातें दुरुस्त हैं मगर बहुत सी दुरुस्त नहीं हैं। जो दरखास्तें अदालत के सामने ज़ेर समात है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें ज़रूरत नहीं थी। इनको मालूम था कि एक तरीका है इमरान खान के केसेस को डिले करने का, दरखास्तें लगाओ, अदालत हमारे साथ है, इसके ऊपर जरा होगी, हम दलाइल देंगे, तारीख पर तारीख मिलेगी और मामला इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। यानी डिलेइंग टैक्टिक्स, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान के हर केस को डील किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि इमरान खान ने इनकार क्यों किया ये भी आप अदालत को बताएं। उज़मा जो बुखारी है उसने क्या कहा, वो ये कहती है कि जनाब देखो 3 दफ़ा वो भाग गया, पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि आए लेकिन वो मशीन पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें मामला क्या है और इमरान खान क्यों इनकार कर रहे हैं और इसे पाकिस्तान का मीडिया क्यों रिपोर्ट नहीं करता? इस मामले को पूरी तरह जो पाकिस्तान की सहाफ़त है उससे हज़फ कर दिया गया। इमरान खान क्या कहते हैं कि 2 साल के बाद आप ये पॉलीग्राफ टेस्ट करने आ रहे हैं। दूसरी वजह यह बयान की कि 2 साल तक ये केसेस 3 गवाहों की बुनियाद पर चल रहे थे। इमरान खान ने कहा कि जब वो 3 गवाहों की अहमियत नहीं रही तो आप पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने आ गए। अब मैं आपको मुसलसल बता रहा था ना कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और इवन जजेस ने भी इनको बता दिया कि भाईजान जिसके ऊपर आप ये केस चला रहे हैं इन गवाहों के ऊपर ये केस नहीं चलेगा और जो सज़ा आप हमसे इमरान खान को दिलवाना चाहते हैं ये सज़ा भी हम नहीं दे सकते, लिहाजा कुछ और करें, डिले हो सकता है। केसेस का फैसला आप जैसे चाहते हैं हमें साबित करना पड़ेगा पाकिस्तान की किसी भी अदालत में। अगर आपने इस तरह के फैसले ज़ोर ज़बरदस्ती से लिए तो आपको इस पर जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। तो फिर इसका हल क्या निकाला गया कि आप ऐसा करें कि इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाते हैं। इसको मज़ीद हम एक तरह से एक बयानिया बनाएंगे और कहेंगे कि देखो सच बोलने से भाग रहा है। अब 2 बरस तक जिस चीज़ को आप साबित नहीं कर सके सबूतों की बुनियाद पर और आप अब सहारा ले रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट का, पहले सबूत तो अदालत में पेश करते और फिर आप पॉलीग्राफ की बात करते। याद रखिएगा व्यूअर्स, पॉलीग्राफ टेस्ट उस वक्त करवाया जाता है जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं वो आपका जो मुलजिम है उसे मुजरिम बना रहे हों और आपने बस ये साबित करना हो। अब सलमान सफदर ने मज़ीद क्या कहा, ये वही जुमला है जो मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूँ कि 9 मई को इमरान खान मुलविस थे या नहीं ये प्रोसिक्यूशन के सबूत बताएंगे या मशीन। क्या नौबत मशीनों तक आ गई? इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के सारे सबूत ख़त्म हो गए, वो जेल में बैठे रहे, हमारी मुंह दिखाई के लिए कोई आया ही नहीं, यानी ये उन्होंने बात कही। इसके अलावा कहानी का एक पहलू ये है कि जज ATC ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से पूछने की बजाय इमरान खान का दोबारा टेस्ट करने की इजाज़त दे दी, चूँकि जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बता रहे हैं कि चूँकि जेल सुपरिटेंडेंट ने पुलिस को इमरान खान के रूबरू नहीं बिठाया इसलिए मज़ीद वक्त जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो सर ये असल वो हकीकत है जो इमरान खान को जिसका इस वक्त सामना करना पड़ रहा है और उनके केसेस को जिस तरह से आप बतौर बेट डिलिंग टैक्टिक्स के इस्तेमाल करें में। लेकिन फिर से एक चीज़ जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, खबर एक आई और ख़बर क्या थी, ये पाकिस्तान का निज़ाम और बांग्लादेश का निज़ाम हमारे से ज़्यादा को मुख्तलिफ तो नहीं है। अगर हम उसे आइडलाइज करते हैं कि हमें बांग्लादेश जैसा इनकलाब चाहिए तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसी खातून की हुकूमत थी, एक औरत की उस मुल्क के अंदर जिसने हुकूमत नहीं की बल्कि डिक्टेटरशिप उसके दौरे हुकूमत को कहा जाता है। वक्त गुजरता गया, लावा पकता गया और आखिरकार एक इनकलाब की शक्ल में उसकी हुकूमत को गिरा दिया जाता है। तो इस दौर के अंदर जितने भी फैसले बांग्लादेश की अदालत से आए वो एक आमिराना सोच का नतीजा थे। एक आमिर की सोच थी जिसे जजेस के ज़रिए उसको अपने मुखालफिन पर आप मुसलत करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है कि एक सोच है और उस सोच के तहत पाकिस्तान की अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है इमरान खान, उनकी जमात, उनके जितने भी सेकंड टियर लीडरशिप है उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़। और ज़रा गौर करें, इधर से हसीना वाजिद की हुकूमत जाती है तो वहाँ की अदालत सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी आज़ाद हो गई। ना सिर्फ कौम आज़ाद हुई उस इनकलाब की शक्ल में बल्कि अदालत भी आज़ाद हो गई। ये जो नारे लग रहे थे ना कि जजिस को रिहा करो, जजिस को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो,
आज हमने बांग्लादेश के अंदर भी ये फैसले उल्टे होते हुए देखे। खबर ये जी कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत का रद्दम करार देकर रिहाई का हुक्म दे दिया। और अजहरुल इस्लाम 2012 से कैद में थे। उन्हें गुज़श्ता साल हसीना वाजिद हुकूमत के दौर में सजाए मौत सुनाई गई और 6 सियासतदानों में से एक हैं जिन्हें हसीना वाजिद हुकूमत के दौर हुकूमत में सजाए मौत सुनाई गई। इन अफराद में से जमात इस्लामी के 4 और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक रहनुमा को गुज़श्ता दौर हुकूमत में सजाए मौत दी जा चुकी है। तो ये वो ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी था हसीना वाजिद का जो बांग्लादेशी अवाम पर मुसल्लत किया गया। उसके जाते ही सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होती है और फिर असल मुंसिफ आकर कुर्सियों पर बैठे और उन्होंने फिर वो फैसले दिए जो आइन और कानून की रूह से थे। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त आपको इसी किस्म का ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, मैं आपको खबर ये दे दूँ कि इमरान खान की बहनें इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर उन्होंने ले ली है जी, और वो पीछे नहीं हट रही। अलीमा खान की मुलाकातों पर पाबंदी आप लगाकर शायद इंतकाम ले रहे होंगे, लेकिन अलीमा खान बाज नहीं आ रही। अलीमा खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और उनकी आंखों में आंखें डालकर वो बात कर रही हैं। और ख़बर के मुताबिक दोनों बहनें इमरान खान से उनकी मुलाकात होती है और बहनों से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात जो है वो जारी रही और नूरीन खानम और उज़मा खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली और अलीमा खान को अडयाला जेल के बाहर रोक लिया गया। इससे पहले नूरीन न्याजी ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि हमें क्यों रोका जाता है। हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई एहतजाज नहीं हुआ, अलीमा खान नहीं आई। हमने उनसे कहा कि आपकी वजह से कहीं हमें भी ना रोक लें। ये परेशान और हार चुके हैं, खौफजदा हैं। हम यहीं बैठेंगे रात जब तक मुलाकात नहीं कराएंगे और इनको हमारी मुलाकात समेत हर चीज़ से डर लगता है। वकला की मुलाकात में इसमें जी अली मोहम्मद खान, नईम हैदर पंजोता, न्याजुल्लाह न्याजी, इरफान अहमद खान न्याजी और खलील अहमद शामिल थे। अली मोहम्मद खान और नईम हैदर पंजोता को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ दिन पहले अली मोहम्मद खान ने यह बात कही थी कि ऐसी क्या वजह है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, और फिर उसके बाद ये जेल पहुँच गए। अब इमरान खान ने पार्टी की क़यादत को क्या पैगाम दिया? नूरीन खान के ज़रिए पैगाम आया। इमरान खान ये कहते हैं कि पार्टी तहरीक की तैयारियां मुकम्मल करे। इस मरतबा पूरे मुल्क में एक ही वक्त में मुनज़्ज़म तहरीक शुरू होगी। इस्लामाबाद नहीं बुलाना, वहाँ कत्ल गारत होता है। तुम इंसाफ की कुर्सी पर हो, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि इंसाफ करो। इमरान खान के केस में बगैर वजह की तारीख डाली जा रही है, इस पर फैसला दो। बुशरा बीवी से 4 बार मुलाकात कैंसिल की गई। मुझे बुनियादी सहूलियात तक नहीं दी जा रही। आज तक जितने भी सियासतदानों को पकड़ा, किसी की बीवी को जेल में नहीं डाला गया। और अब इस पूरे माहौल में जब इमरान खान के ऊपर मुकदमात, उनकी बहनों से मुलाकात पर पाबंदी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर, और जमात को एक बार फिर आप एक बंद गली में लाकर खड़ा करना चाहते हैं और अपने रॉन्ग नंबर्स को आपने एक्टिव कर दिया है। ऐसे में अलीमा खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक वाज़ेह पैगाम दिया। 2 टोक पैगाम है और ये बम्पर ऑफ़र है। और अलीमा खान क्या कहती हैं, और इस ऑफ़र को बतौर एक कमज़ोरी पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन ये इमरान खान और उसके ख़ानदान का बड़ा दिल है जो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, उन लोगों को ये ऑफ़र करवा रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें यहाँ से सब कुछ मिलेगा और इमरान खान तुम्हें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि देखें टूट गया है, इमरान खान टूट गया है और अब वो डील करने की बात कर रहा है। आज तो बहुत सारे दारिये भी लिखे गए, बहुत सारी खबरें, आपको खबरें क्या थी जी, तज्ज़िये लोगों के दिल की ख्वाहिशात हैं जो किसी और की ख्वाहिशात को इन्होंने अपनी ख्वाहिशात बनाकर आर्टिकल्स की शक्ल में पाकिस्तान के तमाम अखबारात में लिखा। और लोग किस तरह से पर्सोनीफाई कर रहे हैं कुछ शख्सियात को और इमरान खान को माजी बईद का किस्सा ये बनाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान की पेशकश क्या है? अलीमा खान ये कहती हैं कि हमें धमकियाँ आती हैं। गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, ये इमरान खान की बात हो रही है। वो लीडर जिसने अपनी आज़ादी को कुर्बान कर दिया पाकिस्तान के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ये उसकी बहनें आपसे मुखातिब हैं और उन्हें क्या धमकियाँ आती हैं? अलीमा खान ये कहती हैं कि हमें धमकियाँ आती हैं कि इमरान खान को अंदर ख़त्म कर देंगे, आपकी गाड़ी उल्ट दी जाएगी। हम नहीं डर रहे, आप हमसे ना डरें। आपको हमारे भाई से क्या चाहिए बताएं, वो क्या चीज़ है। छोड़े तो आप उसे रिहा करेंगे, आप पीछे ना बैठें, आए मेज़ पर हमारे साथ बैठे। अब ये ओपन ऑफर है ना, किसी ने बात करनी है। मैंने आपको ना अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं, देखें हमारा कोई एजेंडा 2019 में भी नहीं था। हाँ, एक एजेंडा ज़रूर था कि आप तक खबरें लेकर आनी और इंशाल्लाह लेकर आएंगे। मैंने आपको कई दफ़ा ये बात कही कि जिन्होंने इमरान खान से बात करनी है ना, उन्हें किसी भी अली मोहम्मद खान की ज़रूरत नहीं, किसी बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर
और फिर पार्टी के दीगर लोग जो बार बार ये कहते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, वो दरवाज़ा खोलें, जाएं, जाकर इमरान खान से डायरेक्ट बात कर लें और कई घंटे आप बात कर सकते हैं। कैदी नंबर 804 किस बैरक में है, आपके कैमरे मुकम्मल तौर पर उस पर नज़र रखते हैं, वो क्या खाता है, क्या पीता है, जितनी डिटेल रिपोर्टिंग उसके खाने पीने पर होती है और जिससे मेवे और क्या क्या आपने उसके बारे में मशहूर करवा रखा है, कितना खाना खा गया, इतनी डिटेल से आप इमरान खान के बारे में पाकिस्तान की आवाम को रिपोर्ट करते हैं ना जी, तो फिर आप इमरान खान से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? दरवाज़ा खोलें, जाएं, जाकर बात करें। और जब भी मुज़ाकरात होंगे किसी के ज़रिए नहीं होंगे, याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात डायरेक्ट इमरान खान से हों तो सिर्फ आपको इसका एक नतीजा निकला हुआ नज़र आएगा। और यही बात जो है आज अलीमा खान ने भी कही अपने भाइयों के हवाले से। फवाद जोई साहब ने जिसके ऊपर रद्दअमल दिया और वो ये कहते हैं कि रोज़ाना मुक़्तदा को मुज़ाकरात का कहना नामुनासिब है, सियासी हिकमत अमली के बगैर कोई दबाव नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ हाल ये है कि इंडिया के हमले पर भी साहिब इक़्तिदार साथ बैठने पर तैयार नहीं हुए। खदीजा शाह ने भी जी कोई बातें कही हैं, हलीम आदिल शेख साहब भी। और फिर साहब को ये भी खबर दें कि जावेद हाशमी साहब की एंट्री हुई है और ये एंट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले भी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं और इमरान खान से उनके इख्तलाफात, और उसके बाद उन्होंने दोबारा उन्हें वेलकम किया और स्टेज के ऊपर जावेद हाशमी साहब को कोई बात नागवारा गुजरती है, वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर दोबारा उनकी एंट्री होती है। इमरान खान कंटेनर पर मौजूद थे जब उन्होंने उन्हें दोबारा वेलकम किया। अब उन्होंने एक ऐलान किया है जावेद हाशमी साहब ने, वो ये कहते हैं कि हम अलीमा खान ने जो अपने भाई की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान किया, मैं इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करूँगा। उनके अल्फाज क्या थे कि यजीदियत और फ़िरौनियत के आगे नहीं झुकूँगा, जंग जीत ली है, यही जंग मेरी और हर पाकिस्तानी की थी। इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी हमशीरा की जानिब से जिस तहरीक का ऐलान किया गया, मैं उस पर भरपूर शमूलियत का ऐलान करता हूँ। और मैं आपको ये भी खबर दूँ कि एजाज चौधरी साहब ने जो 9 मई और जलाओ घिराओ के 4 मुकदमात में ज़मानतें हाई कोर्ट में ये दायर कर दी हैं जी। और एजाज चौधरी साहब ने अपने वकील बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक की वसासत से दरख्वास्तें दायर की हैं। अदालत ने दरख्वास्त ज़मान मंजूर करने का हुक्म दे, ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ है। और FIRs में जब आपको नामज़द नहीं किया गया तो ये एक बदनीयती का मामला है जो एजाज चौधरी के ख़िलाफ़ हमें नज़र आया। तो इस बुनियाद पर देखते हैं जी कि अब क्या होगा। लेकिन एक चीज़ बैरिस्टर सैफ़ के हवाले से शाहिद खटक साहब ने कही, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो इख्तलाफात हैं जो तहरीक को कमज़ोर करें, लेकिन ऐसे लोगों का आइडेंटिफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम तनकीद करते हैं तो बाज़ लोग जो उन्हीं के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको ये इस किस्म की बातें करते हुए नज़र आएंगे कि जनाब देखें आप लोगों को लड़ा रहे हैं। लेकिन शाहिद खटक बैरिस्टर सैफ़ के बारे में क्या कहते हैं कि ये बैरिस्टर सैफ़ हमारी जमात का कहा है, वो तो मोहसिन नकवी के कबीले का है, आज़ाद ग्रुप का है। अब इस आज से ठीक 5 बरस पहले मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन तमाम लोगों के लिए जो अपने अपने धड़े की नुमाइंदगी करते हैं कि इनका एक कबीला है जिस कबीले की नुमाइंदगी करते हैं और उस कबीले में शाम को जाकर इन्हें रिपोर्ट करना होती है। अगर उस कबीले के बारे में या उनकी तर्जुमानी नहीं करेंगे तो फिर उन्हें उस कबीले से निकाल दिया जाएगा। तो शाहिद खटक जिस कबीले का जिक्र कर रहे हैं वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। हर धड़ा आपको सियासी मंजरनामे में नज़र आएगा। तो बैरिस्टर सैफ़ जिस धड़े की नुमाइंदगी करते हैं वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और इनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये शाहिद खटक साहब की तरफ से कहा गया। मैं आपको एक और भी आज जो बहुत तकलीफ़ हुई पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये सुनकर कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है इमरान खान के हवाले से किस किस्म की बातें कही जा रही हैं। आपने मुनीर फ़ारूक साहब का नाम सुना होगा जी, ये नजम सेठी साहब के साथ होते थे, फिर इंडिपेंडेंट एक एनालिस्ट के तौर पर अपने प्रोग्राम्स करने लग गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये अपीयर होते हैं। अब इनकी अपीयरेंस टेलीविज़न चैनल्स में एक ही वजह है और वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना, क्योंकि इनके पास इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी इसे कहें या ख़बर होती है या इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। अब इन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं, बहुत ही ताकतवर लोग हैं, इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उनसे इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की। तो वो ये कहते हैं, और वो कहते हैं जी मैं इसे रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई तज्ज़िया नहीं है। और जो पिछले 2 वर्षों में हमने देखा कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर लोगों को कहा जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कुछ भी अचीव नहीं हुआ। अच्छा, वो बात वो ठीक कर रहे हैं कि अचीव कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अंगेज करके वक्त ज़ाया किया जाता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन ये लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया ना कि पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर, सर ताकतवर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस ज़मीन के ऊपर ना बड़े बड़े ताकतवर लोग आए,
जिन्हें घमंड था अपनी ताकत के ऊपर, उन्होंने लोगों को ना सिर्फ मारा, उनको जिंदानों में डाला, उनको कत्ल करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो तारीख में अपना नाम नहीं बना सके। और कभी ना कभी एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको अपनी उस सल्तनत से हाथ धोने पड़ते हैं। तो ताकतवर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। किसी को ताकतवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मेरा ख्याल है कि इस रवायत को चेंज होना चाहिए। लेकिन जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए वो ये कहते हैं कि बहुत ताकतवर लोग अंग्रेज़ी का एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ही इज़ डन, यानी उनका काम मुक चुका है। तो पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला करना है कि किसका काम मुक चुका है। इमरान खान ने ना इनसे डील नहीं की, इमरान खान इनके आगे झुका नहीं, इमरान खान उनकी बात नहीं मान रहा। और गुस्सा इन लोगों को इसी बात का है कि अगर नवाज शरीफ हमारी बात मानकर 2019 में एक और डील करके बरतानिया जा सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं जाता। आज हर गुजरते दिन के साथ ये लोग कमज़ोर हो रहे हैं और इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है, और इसी चीज़ का इन्हें दुख है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने जिसके ऊपर तनकीद भी की। अब ऑब्वियसली ये जिन हलकों की नुमाइंदगी करते हैं ये उनका ख्याल होगा, लेकिन हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। आपने सदा इस कुर्सी पर नहीं बैठना। आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल इवन के आप अपने इस नज़रिए को चला सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा। आप जिस ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी से इस वक्त लड़ रहे हैं या फिर आप लड़ाई करना चाहते हैं, ये तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद एक शऊर पर है। और जिस शऊर को आज पाकिस्तान की आवाम आप पर तनकीद करके आपको ये पैगाम दे रही है। और ये पैगाम क्या है, अगर आप ख़बरें देखें, एक जज साहब थे जी, उनका मुल्तान ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जज कौन है? ये हैं जी सैयद शहबाज रिजवी साहब। और इनके बारे में खबर ये आई है कि उनकी दरख्वास्त पर मुल्तान बेंच 16 जून तक उनको भिजवाया गया। इमरान खान के केस पर समाअत जस्टिस शहबाज रिजवी का बेंच ही 16 जून के बाद प्रिंसिपल सीट पर समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी की वालदा का चंद रोज़ पहले इंतकाल हुआ और वालदा के इंतकाल के बाद उनकी ये पहली ईद होगी। लोगों की जाने से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इसी बुनियाद पर उन्होंने दरख्वास्त की उन्हें कुछ दिनों के लिए मुल्तान बेंच भिजवा दिया जाए। अब देखें जी, जज हो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का और उसके पास लोग ताज़ियत के लिए ना आए, ये हो नहीं सकता। आपके पास जितनी बड़ी कुर्सी होती है ना, तो लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं कि यार जज साहब के घर अफसोस करने जाना है। क्यों? ताकत है आपके पास, आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो इस तनाजुर में आपने इस खबर को देखना है। और ये एक तबादला हुआ है एक जज का, वो क्यों हुआ, इस खबर के अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं व्यूअर्स आपको जाते जाते इंडिया के हवाले से भी कुछ खबरें दे देता हूँ। और भारत का जंगी जुनून जो है वो रुक नहीं रहा। पहलगाम एक ड्रामा था, एक बड़ी गवाही आ गई। भारतीय जमात ऑल इंडिया तरमोल कांग्रेस के लीडर और साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने पहलगाम वाक़े पर कहा कि यह हमला किसी बैरूनी मुदाखलत के बजाय इंतखाबी फ़ायदे के लिए रचाया गया। यशवंत सिन्हा ने दावा किया कि पहलगाम वाक़या एक ड्रामा था, जैसे मोदी हुकूमत की जानिब से बाहर के आइंदा इंतखाबात को जहन में रखते हुए रचाया गया। पिछले इंतखाबात में भी सियासी फ़ायदे के लिए पुलवामा की सूरत एक ऐसा ही ड्रामा रचाया गया। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अवामी हमायत हासिल करने के लिए कौमी सलामती जैसे जज्बात का फ़ायदा उठाया। मोदी ने अपनी इंतखाबी रैलियों में पुलवामा के शोधा का नाम इनके नाम पर वोट मांगा। अब इंतखाबी फ़ायदे के लिए एक बार फिर इस वाक़े, अच्छा ये साउंड बाइट्स भी मौजूद हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये साउंड बाइट्स भी मौजूद हैं कि उन शोहदा के लिए आपको हमें वोट देना पड़ेगा। आप जाकर इसे सर्च भी कर सकते हैं। और इस वाक़े जैसी सियासत दोबारा की जा रही है, ये कहना है ये जो आपके यशवंत सिन्हा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। मैं भी आपको एक खबर ये भी दे दूं कि भारत चूँकि जंगी जुनून उनके ऊपर सवार है, वो करने क्या जा रहे हैं जी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया तनाज़े में अपने 6 लड़ाका तैयारे गंवाने और पाक फ़ज़ाइये के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद मोदी हुकूमत ने अब मकामी सतह पर जदीद 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे बनाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। और भारत दुनिया में हथियारों का एक बड़ा ख़रीदार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2019 से 2023 तक दुनिया भर में ख़रीदे जाने वाले असलहे का 10% भारत ने ख़रीदा। और गुज़श्ता माह भारत ने फ्रांसीसी कंपनी दासू एविएशन से 26 राफेल तैयारे ख़रीदने का मुआहदा किया था, जबकि भारत इससे कबल 36 राफेल तैयारे ख़रीद चुका था, जिनमें से 3 राफेल तैयारे पाक फ़ज़ाइये ने मार गिराए। सो दिस इज़ हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, जहाँ पे इंडिया अपने जंगी जुनून को हवा दे रहा है और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले की बात की जा रही है। तो इसलिए हम कहते हैं आपको कि ज़रा संभल कर वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान में हैं,
जो अपने आप को ताकतवर कहलवाना पसंद करती हैं वो भी ज़रा संभल कर, और भारत सरकार भी ज़रा संभल कर, चूँकि हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। वो भारत जिसे बड़ा मान था अपने हथियारों पर, तो पाकिस्तान के शाहीनों ने किस तरह दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। चूँकि अल्टीमेटली फ़ैसले मेरे रब के हैं, और वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। लेकिन हमें भूलना ये नहीं है कि जो जश्न हम मना रहे हैं, दुश्मन घात लगा कर बैठा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग जो पाकिस्तान में जश्न के मोड में हैं उससे बाहर नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ जो दुश्मन है वो जंगी मोड में जा चुका है और वो उससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ख्याल करना पड़ेगा, इतने दावे मत करें कि कल को पाकिस्तान का नौजवान कुछ फ़ैसला करे जो आपके साथ जंग लड़ रहा था, और जो दावे पाकिस्तान के नौजवान के हवाले से किए जा रहे हैं, ज़रा सोच संभल कर और ज़रा संभल कर आपने तमाम फ़ैसले करने। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में व्यूअर्स आपसे मुलाकात होगी, और ज़रूर आपने बताना, ये मसूद खान जिन्होंने ये क्लेम किया कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं कर सकते, मुझे मेरे रब की ज़ात पर बहुत यकीन है। 1 बरस पहले, 4 बरस पहले, 5 बरस पहले हम कुछ भी नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 से इस फैमिली को, इरफान हाशमी ऑफिशियल की जो फैमिली है, वो हम 7 लाख तक ले आए हैं। सिर्फ 3 लाख मज़ीद हमें लोग चाहिए इस कम्युनिटी के अंदर, और इंशाल्लाह कोशिश है, अगर नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम कभी ना कभी इस टारगेट को ज़रूर अचीव करेंगे। और ये इन खबरों की बुनियाद पर जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।